हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम एक काइंड ऑफ इंटरव्यू लेके आए हैं। तो आप देख रहे हैं सुमित साहू जी को। तो अभी सुमित आईआईटी जोधपुर से एमएससी कर रहे हैं और इनका बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ तक मुझे सुनने में आया है, 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ में जो कि अब्रॉड में है, तो वहाँ पे पीएचडी के लिए सिलेक्शन हो गया है। तो मैं सुमित से रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें अपना, ताकि लोग ज़्यादा फैमिलियर हो पाए आपसे। सो प्लीज सुमित। Thank you, Neha Didi, for this kind of interview. And so जैसा कि नेहा दीदी ने ऑलरेडी आपको बताया कि मेरा यूएस में कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन हो चुका है फॉर पीएचडी इन केमिस्ट्री। सो अगर मैं अपना थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊं तो मैंने अपनी बीएससी की थी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और अभी मैं एमएससी इन केमिस्ट्री कर रहा हूँ आईआईटी जोधपुर से। तो अगर मैं बात करूं मेरा कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में सिलेक्शन हुआ है तो वो है यूनिवर्सिटी ऑफ नोटर डैम, इंडियाना यूनिवर्सिटी ब्लूमिंगटन, यूनिवर्सिटी ऑफ पिट्सबर्ग, वैंडरबिल्ट यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बफेलो, यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया एंड एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी। सो ये इन टोटल 7 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ तक अभी तक मेरा सिलेक्शन हो चुका है। और भी कई सारी यूनिवर्सिटीज़ से मुझे सुनना बाकी है उनका डिसीजन क्या है। तो अब आगे बढ़ते हैं सेशन में। हाँ हाँ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन सुमित। तो आपका जैसे इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ में हो चुका है, और जैसे कि अब मैं देख पा रही हूँ कि आपका जो अभी एजुकेशन बैकग्राउंड भी काफ़ी अच्छा है। जैसे बीएचयू से आपने अपना बैचलर्स किया, उसके बाद आईआईटी में आए। तो आईआईटी आपको कैसे मिला, इस पे हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो अभी मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसके लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की, क्या टाइमलाइन थी, या आपके दिमाग में कब आया कि मतलब क्या प्रोसीजर था इसके पीछे, थोड़ा आप बताएंगे? ओके, सो समराइज करने के लिए एक शॉर्ट वे में मैं आपको बता दूं तो इसके लिए 2 एग्जाम देने पड़ते हैं आपको। वो एक होता है इंग्लिश का एग्जाम जो कि आप टोइफल या आइल्स इन दोनों में से कोई एक सा दे सकते हैं, दोनों ही वैलिड हैं यूएस में भी यूरोप में भी। और एक जीआरई होता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब से कोविड हुआ है उसके बाद से जीआरई की रिक्वायरमेंट काफी यूनिवर्सिटीज ने कम कर दी है। कम तो हो गया, अब ओके। उतना रिक्वायरमेंट है नहीं। हम्म, तो अगर इस समय अगर आप फॉल 2024 का तो टाइम ऑलरेडी जा चुका है, अगर आप फॉल हम्म, 25 के एस्पिरेंट हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको भी जीआरई देने की जरूरत है, क्योंकि इस समय भी यूनिवर्सिटीज ने अभी तक उसको रिज्यूम नहीं किया है। तो एक आपके लिए बेनिफिट का पॉइंट है। अच्छा। सुमित, आपके पास कुछ ऐसे पीपीटी काइंड ऑफ ऐसे कुछ होगा, ताकि लोग अच्छे से देख पाएँ, जान पाएँ कि आपने क्या शेड्यूल या क्या टाइमलाइन फॉलो किया था, ताकि ज़्यादा हेल्पफुल हो पाएगा, क्योंकि सुनने से ज़्यादा बेहतर होता है देख के समझना चीज़ों को। तो यदि आपके पास ऐसा कुछ है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर कीजिए। राइट, सो आई शेयर माय स्क्रीन नाउ। ओके। तो इसमें आप हमको ये भी बताइएगा कि अपना सीवी वगैरह कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, कैसे-कैसे एग्ज़ाम देना है, कब से तैयारी करना है। तो ये आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल हो पाएगा, क्योंकि लोग तैयारी करते हैं उस टाइम पे उनको ये पता नहीं होता है कि करना कैसे है। करना सब चाहते हैं, लेकिन करना कैसे है ये बड़ा क्वेश्चन होता है। तो यदि आप स्क्रीन वगैरह, आप अपना पीपीटी वगैरह दिखाएँगे तो ये बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, सो मैं स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ अपनी। ओके। ओके, आपकी स्क्रीन विजिबल है, बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं हम। सो मैं पॉइंटर ले लेता हूँ। या ओके, सो दिस इज जस्ट अ लोगो। सो हम बात करते हैं, जैसा अभी मैंने आपको बताया कि 2 इंग्लिश का एग्जाम आपको देना पड़ता है। वो सिर्फ ये बताने की कोशिश करता है कि जब आप यूएस या यूरोप आप कहीं पे भी पीएचडी करने जाओगे या कोई सा भी कोर्स करने जाओगे, चाहे वो एमएस हो या कोई सा भी अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी हो, तो आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो उसको एक मापने का एक तरीका है, एक जनरलाइज्ड इंग्लिश एग्जामिनेशन।
मतलब सो आप कम्युनिकेशन कर पाओगे वहां पे कि नहीं, इसलिए जस्ट काइंड ऑफ ये टेस्ट होता है, राइट? एग्जैक्टली। सो जैसा कि इन दोनों एग्जाम का पैटर्न भी ऑलमोस्ट सेम है। हम्म। सो टोएफल में भी रीडिंग, स्पीकिंग, लिसनिंग और राइटिंग का टेस्ट होता है, और सेम आइल्स में भी केस है। लेकिन ये दोनों एग्जाम को केवल स्पीकिंग टेस्ट डिफरेंट बनाता है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा इन दोनों एग्जाम्स के बारे में बता सकता हूँ। हाँ हाँ, तो जरूर। जैसे कि ये है, टोएफल का अगर आप देखो तो इसका प्राइस अराउंड 16,900 रुपीज़ है। लेकिन टोएफल में एक बेस्ट बात क्या आती है कि कई सारी यूनिवर्सिटीज़, फॉर एग्जांपल जैसे मेरा इंस्टीट्यूट है आईआईटी जोधपुर, इसने टोएफल के साथ एक अपना कोलैबोरेशन कुछ किया था, जिससे अराउंड 4,000 रुपीज़ मुझे छूट मिल गई थी। ओके। तो ये एक बेनिफिट है टोएफल का। अच्छा, लेकिन एक इसका निगेटिव एस्पेक्ट ये है कि ये एग्जाम डेली नहीं होता है, ये होता है ऑन एंड अराउंड 4 to 5 डेज में एक बार। सो ओके। आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। और एक बात ये है कि जब आप टोएफल एग्जाम देते हो, तो जब आप यूनिवर्सिटीज में अपना स्कोर भेजते हो, तो उसका $20 लगता है एक यूनिवर्सिटी में केवल टोएफल का स्कोर भेजने का। बाकी सारा खर्चा अलग से होता है, ये सिर्फ इंग्लिश का स्कोर भेजने के लिए होता है। हम्म। अच्छा, टोएफल में 4 स्कोर हम भेज सकते हैं, और स्पीकिंग का जो सेक्शन होता है वो एआई के थ्रू होता है। उधर से कुछ रिकॉर्डेड क्वेश्चंस आते हैं, आपका उसको आंसर देना पड़ता है, वो रिकॉर्ड होता है, एआई उसको लाइक नरेट करता है, या उसका जो भी इवैल्यूएशन होता है वो एआई करता है। एआई के थ्रू होता है, ओके। तो चूंकि इसमें एआई इन्वॉल्व है, तो जो टेम्पलेट्स होते हैं, जो आप ऑलरेडी सेट टेम्पलेट हैं, अगर आप उसको प्रिपेयर करके जाते हो, तो मुझे लगता है कि आप स्पीकिंग सेक्शन में आपकी थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। हम्म। अच्छा, यही बात अगर मैं आइल्स की बताऊं, तो इसका प्राइस थोड़ा सा कम है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है। हम्म। लेकिन आइल्स के केस में जनरली देखा गया है कि ये यूनिवर्सिटीज़ के साथ ज़्यादा टाई अप करता नहीं है, हम्म। तो आपको इसका फुल पेमेंट ही करना पड़ेगा। हम्म। लेकिन एक बात ये है कि चूंकि जो वर्क वीज़ा के लिए लोग जाते हैं, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूरोप हो, चाहे वो स्टडी वीज़ा पे लोग जाते हों, आइल्स ही दे के जाते हैं, जनरली ऐसा देखा गया है। तो इनका नंबर ऑफ एग्जाम्स जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, तो ऑलमोस्ट आप डेली एग्जाम देख सकते हो इनका, या हर 2 दिन में एक बार। अच्छा, एक बेनिफिट ये है कि इसमें 5 यूनिवर्सिटीज़ में आप फ्री स्कोर भेज सकते हो, उसके बाद सिर्फ आपके 250 रुपीज़ लगते हैं एक रिपोर्ट भेजने के एक यूनिवर्सिटी में। ओके। यही केस अगर आप टोएफल में देखो तो ये $20 है, जो कि करीब करीब 1,600 रुपये बैठता है। हाँ, तो ये काफी महंगा है, कहना चाहिए। और जो टोएफल होता है वो 120 मार्क्स का एग्जाम होता है, और हम्म। जो आइल्स होता है इसमें बैंड्स होते हैं 1 to लेके 9 तक। सो जो टोएफल में जो आपका स्कोर आता है वो नंबर होता है, और आइल्स में जो आता है आपका बैंड होता है। मैंने ये चीज़ देखी है कि जो आइल्स में आपका बैंड आता है वो आपको कभी कभी बेनिफिट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके चारों सेक्शन का एवरेज 6.75 आता है, तो वो 7 काउंट होता है। तो ये एक बेनिफिट है। लेकिन अगर आप टोएफल में आपका जितना एक न्यूमेरिकल स्कोर आया है वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई बढ़ने या कम होने का चांस नहीं रहता है। तो ओके। एक बेनिफिट आइल्स का ये हो सकता है। सुमित, मेरा एक क्वेश्चन ये है आपसे कि आपने यहाँ पे लिखा है कि टोएफल में वेरी फ्यू डेज एग्जाम और ये ऑलमोस्ट डेली एग्जाम, तो इसका एक बार आप समझाइए कि किस तरीके से एग्जाम होता है। क्या डेली 365 डेज में डेली एग्जाम होता है, मतलब कभी भी दे सकते हैं कि, क्योंकि लोगों में ये कंफ्यूजन होती है, क्योंकि और लोग जो इस वीडियो को देखेंगे उनको शायद नहीं पता होगा कि ये डेली एग्जाम और फ्यू डेज एग्जाम में क्या डिफरेंस है। ओके, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी टोएफल देना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले टोएफल की साइट पे जाऊंगा, मैं ये चेक करूंगा कि कब कब अवेलेबल डेट्स है जिनमें मैं एग्जाम अपना दे सकता हूँ। उसके बाद मैं फी पेमेंट करूंगा, उसके बाद मैं एग्जाम देने जाऊंगा। सो दैट्स द प्रोसीजर। ओके। अच्छा, अगर मैं टोएफल की साइट पे जाता हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ कि एक महीने में करीब करीब 10 से 12 स्लॉट मैक्सिमम आपको देखने को मिलते हैं, ओके। जो कि जनरली 6 से 7 या 5 से 6 ही होते हैं। लेकिन जो पीक मंथ्स होते हैं, जब टोएफल को लगता है कि इस समय ज़्यादा बच्चे एग्जाम दे सकते हैं, तो उस समय अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, और वो करीब 10 दिन पर मंथ के हिसाब से वो एग्जाम रखते हैं। लेकिन आइल्स के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पीपल
जो कि आइल्स एग्जाम देते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो हम्म। इसके लिए जो इस एग्जाम की फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज़्यादा होती है। बहुत ज्यादा तो होती है। इसीलिए मैंने बोला था कि 2 से 3 दिन में आपको ये एग्जाम देखने को मिल सकता है। तो अगर आप आइल्स बुक करना चाहते हो, 3 से 4 दिन पहले आप इसका फी पेमेंट करो और आप 3 से 4 दिन बाद एग्जाम देने जा सकते हो। ओके ओके, तो काइंड ऑफ ऐसा है कि यदि आपकी तैयारी है तो फीस पेमेंट करो, स्लॉट बुक करो और एग्जाम दे दो। ओके, अपने अकॉर्डिंग, राइट, अपनी कंफर्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको ये एग्जाम देना है। ओके। राइट। या सो ओके। ओके, सो चूंकि मैं आपको पूरा एप्लीकेशन प्रोसीजर समझा दूं और उसमें जो जो चीज़ आएगी मैं उस पर एक एक करके फोकस करता जाऊंगा। सो एप्लीकेशन प्रोसीजर में आपको कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। उसमें सबसे पहला आता है आपका एसओपी, जो कि है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। कुछ जगह पर्सनल स्टेटमेंट मांगते हैं, आपको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है, आपको ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती हैं अपनी स्टडीज़ की, जो कि जनरली जो आपने स्टडी 12th के बाद की है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। कई यूनिवर्सिटीज़ अब के समय में डाइवर्सिटी स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। पहले जो यूनिवर्सिटीज़ नहीं भी मांगती थी उन्होंने भी डाइवर्सिटी स्टेटमेंट मांगना शुरू कर दिया है। इंग्लिश लेटर मुझे सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में दिखा जहाँ मैंने अप्लाई किया था, जो कि सिर्फ ये बताने की कोशिश करता है। आपको एक इंग्लिश लेटर लिखना पड़ेगा जिसमें से आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कब से इंग्लिश लैंग्वेज के यूज़र हैं और आपका क्या एक्सपीरियंस है इंग्लिश में। तो ओके जस्ट टू नो योर बैकग्राउंड कुछ यूनिवर्सिटीज़ इसकी रिक्वायरमेंट करती हैं। ओके और थोड़ा सा मनी चाहिए होता है बिकॉज हर यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फ्री नहीं होता है, कुछ का ही होता है। तो आपको वहाँ पे फी पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके। तो अगर मैं आपको एक क्रोनोलॉजी समझाऊं हाँ। तो सबसे पहले आपका एक फोकस होना चाहिए कि आप एक एक्सेल शीट प्रिपेयर करो। उस एक्सेल शीट में तो मैंने जैसे अपने केस में क्या किया था, मैं क्यूएस रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट होती है वो मैंने डाउनलोड की, जो कि हम्म। मेरा फोकस बहुत पहले से सिर्फ यूएस के लिए था। तो जो भी यूनिवर्सिटीज़ उससे नॉन यूएस थी और जो यूएस के बाहर थी उसको मैंने डिलीट कर दिया, सो दैट आई डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने उसके आगे कई सारे कॉलम्स बनाए, जिसमें से 3 कॉलम थे प्रोफेसर्स के नेम के। उसका अगला कॉलम था ग्रेजुएट स्कूल की जो वेबसाइट है उसका लिंक डाल दिया था। हम्म। उसके नीचे मैंने ग्रेजुएट कोऑर्डिनेटर्स का एक ईमेल वहाँ पे दिया होता है, उसको रख हाँ। लिया था। इतना करके मैंने कई सारी यूनिवर्सिटीज़ का एक्सेल शीट बनाया था। तो आप ये बनाओगे कैसे? सबसे पहले आपको एक एक आपके अंदर ये होता है कि आपकी जिस हिसाब से प्रोफाइल होती है और आपको कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, ओके। ये थोड़ा सा इवैल्यूएशन आपको खुद करना पड़ता है। हम्म। बिकॉज अगर आपका सीजीपीए फॉर एग्जांपल 6-7 चल रहा है हम्म। और आपके पास कोई रिसर्च एक्सपीरियंस नहीं है, तो ऑब्वियसली आप एमआईटी और हार्वर्ड वगैरह में अप्लाई नहीं करोगे। नहीं कर सकते, राइट। तो ये आपको खुद के ऊपर अपनी प्रोफाइल देख के जजमेंट करना है कि आपका कौन सी यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हो सकता है। तो मैंने भी ऐसे ही एक लिस्ट बनाई थी जिसमें से करीब मैंने 20 से 25 यूनिवर्सिटीज़ रखी थी। और जैसे टॉप 100 में से कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी, टॉप 200 में से कुछ यूनिवर्सिटीज़ थी, टॉप 300 में भी थी। ऐसे करके मैंने करीब करीब 20 से 25 यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनाई। उनकी मैं डिपार्टमेंटल वेबसाइट में जाता था, क्योंकि मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। तो मैं केमिस्ट्री की डिपार्टमेंट की साइट पे जाता था और वहाँ पे उनके एप्लीकेशन का जो लिंक होता है उसको हम्म। कॉपी करके अपनी एक्सेल शीट में डाल लेता था और जो ग्रेजुएट कोऑर्डिनेटर होता था उसकी ईमेल लिख उसका लेता email। था। तो और इससे आपको थोड़ा सा चीजों को फिल्टर आउट करने में बहुत हेल्प मिली होगी, कंफ्यूजन नहीं आता होगा, राइट? राइट, एग्जैक्टली। सो अच्छा, आपको एक बात ये खुद से डिसाइड करनी है कि आपका फील्ड कौन सा होने वाला है रिसर्च का। तो ओके। आपको प्रोफेसर सेलेक्ट करने में बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि जब आप अपना एसओपी लिखोगे तो आपको 3 प्रोफेसर्स के नेम उसमें डालने पड़ते हैं जिनके साथ आप काम करना चाहते हो इफ यू गेट सिलेक्टेड इन दैट यूनिवर्सिटी। हम्म। तो आप अगर एक एक्सेल शीट अच्छी सी मेंटेन कर लेते हो जिसमें कि आप एटलीस्ट 3 फैकल्टी मेंबर्स के नेम, एप्लीकेशन लिंक और ग्रेजुएट कोऑर्डिनेटर का ईमेल,
ईमेल। क्योंकि आपको अगर कोई सी भी दिक्कत होगी तो आप उसी को ही ईमेल करोगे। हम्म। अगर आप इतना बना लेते हो कि आप एक राइट डायरेक्शन में चलते हो, आप बार बार भटकते नहीं हो कि अच्छा इस यूनिवर्सिटी में कहाँ पे अप्लाई करना था, किससे कांटेक्ट करना था, कौन से प्रोफेसर्स का नाम डालना था, तो आपके पास एक एक्सेल शीट में सारा कुछ आ जाता है और यू डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ओके। इसके बाद आप आपका जो भी प्रोफेसर, जिस जैसे आप तो आईआईटी में है तो नो डाउट आपको बहुत अच्छा रिकमेंडेशन लेटर मिल जाएगा। तो ऐसे जो भी स्टूडेंट होंगे जो भी चाहते हैं आगे अब्रॉड में अपना पीएचडी करना, तो वो अच्छी जगह से रिकमेंडेशन लेटर लेंगे, अपना स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखेंगे। इसके बाद ये डाइवर्सिटी स्टेटमेंट क्या होता है, थोड़ा सा, जैसे आपने इंग्लिश लेटर क्या होता है ये तो आपने बता ही दिया है, डाइवर्सिटी स्टेटमेंट क्या है? ओके, सो डाइवर्सिटी स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो ये बताता है कि आप डाइवर्स एनवायरनमेंट में रहे हैं या नहीं रहे हैं। अगर रहे हैं तो ऑब्वियसली इंडिया एक डाइवर्सिटी फुल ऑफ डाइवर्सिटी कंट्री है, राइट? या। सो यू गेट टू मीट अ लॉट ऑफ पीपल जिनका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो हम्म। आपको अपने एक्सपीरियंस इस डाइवर्सिटी स्टेटमेंट में लिखने होते हैं। आप अगर आपका फॉर एग्जांपल आपका फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग नहीं रहा है, तो हम्म। आप इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में आप जस्टिफाई कर सकते हो कि मेरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत अच्छा नहीं रहा, मैंने बहुत अच्छे अच्छे स्कूलों से पढ़ाई नहीं की, बट मेरे अंदर जज्बा है जिस वजह से मैं पीएचडी के लिए ट्राई कर रहा हूँ और ऐसा ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। तो उन सारी चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए ये आपको एक जगह मिलती है डाइवर्सिटी स्टेटमेंट, जहाँ पे आप हर एक चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हो। ओके, ओके। ओके, तो ये तो आपने जैसे बता अगर दी। आपने और किसी भी एक्स्ट्रा करिकुलर यूनिवर्सिटी करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट किया हो, तो वहाँ पे आप कई बैकग्राउंड वाले लोगों से मिलते होगे। जैसे आईआईटीज में तो बहुत ज़्यादा एक्सपोजर्स होता है, हम्म। कई सारे आप क्लब्स ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड के आपको लोग मिलते हैं, तो आप वहाँ आपका लीडरशिप का रोल होता है अगर आप कोई पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में हो। तो आप सारा कुछ यहाँ पे बता सकते हो जो कि आपकी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। ओके, ओके। तो सुमित, आपने ये एप्लीकेशन प्रोसीजर तो बहुत अच्छे से बता दिया, आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो या आप नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए ताकि और भी चीज़ें लोग जान पाएँ। अच्छा, तो एक मैं कंफ्यूजन ये बच्चों को दूर कर सकता हूँ कि जो ट्रांसक्रिप्ट होती है ये आप अपने कॉलेज से लेके रखो। फॉर एग्जांपल कई सारी यूनिवर्सिटीज तो सेमेस्टर एंड होते ही दे देती हैं, बट मेरी यूनिवर्सिटी को अलग से मेल करना पड़ता है, हुँ, तो अब हुँ। वो ट्रांसक्रिप्ट देते हैं, तो ये सब आप कलेक्ट करके ऑलरेडी रख लेना, तो आपको एप्लीकेशन के दौरान कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो सबको ये तो समझ में आ गया है कि सुमित ने जो चीज़ें बताई हैं, आपको ये सारी चीज़ें अपनी कलेक्ट करके रखनी है ताकि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे या आप इस एग्ज़ाम के बारे में या इस प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हैं तो कोई भी लाइक मिस्टेक ना हो, कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स एक बहुत वेल मेंटेन्ड तरीके से सुमित ने आपको बताए हैं। तो यस। तो आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, टाइमलाइन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। हाँ। तो ये जो मैंने टाइमलाइन बना रखी है ये फॉल एप्लीकेशंस के लिए है। सो फॉल एप्लीकेशंस जो सेमेस्टर जनरली जुलाई एंड या अगस्त के स्टार्टिंग में स्टार्ट होता है उसको फॉल बोलते हैं। ओके। सो इसकी जो डेडलाइन होती है वो यूएस में बहुत मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, इफ आई टॉक अबाउट मोर देन 95% यूनिवर्सिटीज की जो डेडलाइन होती है वो 1 दिसंबर होती है। तो बाय द एंड ऑफ नवंबर आपको सारी चीजें खत्म करनी है विद योर ऑल एप्लीकेशंस एंड ऑल। ओके। सो उसके लिए आपको बहुत पहले से स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि मुझे लगता है कि बहुत सही है, और आप किसी चीज़ में लेट नहीं होते हो अप्लाई करने के लिए। तो अगस्त आप अगस्त से स्टार्ट करो। हुँ। अगस्त मुझे लगता है कि आप जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्टिंग में अपना जो जीआरई टोइफल या जो भी आप देना चाहते हो उसको आप दे दो, उसकी आप डेट बुक करो और आप एग्जाम दे के आप फिनिश कर दो, क्योंकि आपके पास एक स्कोर आ जाता है तब कई सारी यूनिवर्सिटीज का जो कट ऑफ होता है, अगर आपने क्वालिफाई किया है तभी आप उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने इस एग्जाम को ही नहीं दिया है और आप यूनिवर्सिटीज फिल्टर करना स्टार्ट कर दिए, तो अगर आपका उस लेवल का
टोएफल या आइल्स का स्कोर ही नहीं आया तो आप ऑब्वियसली वहाँ अप्लाई ही नहीं कर पाओगे। नहीं कर सकते, तो राइट। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप इंग्लिश का टेस्ट दे दो। अब जुलाई के एंड में या अगस्त के स्टार्ट में होता क्या है कि आपके पास लोड बहुत कम रहता है। अब जैसे जैसे सेमेस्टर आगे बढ़ता है आपके ऊपर लोड बढ़ता चला जाता है। तो एक फ्री माइंड जब अवेलेबल हो आपका तब आराम से इस एग्जाम को दे दो। ये बहुत इजी सा एग्जाम होता है और सिंपल आपको इंग्लिश स्पीकिंग करनी होती है। पैसेजेस आते हैं रीडिंग सेक्शन में, उसके आपको एमसीक्यू आंसर करने होते हैं। लिसनिंग में आपको पैसेज सुनना होता है, उसके बेस पे आपको एमसीक्यू आंसर्स करने होते हैं। और राइटिंग में जनरली 2 क्वेश्चंस आते हैं, सो उसको आपको लिखना होता है। अगर आपकी थोड़ी सी भी राइटिंग और स्पीकिंग की प्रैक्टिस है, अगर आपने 10 से 15 दिन भी दे दिए हैं इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपका एक अच्छा स्कोर आने से आपको कोई रोक सकता है। ओके। सो अगर हम सितंबर की ओर बढ़ें, अब तक मुझे लगता है कि आपके हाथों में आपका रिजल्ट आ चुका है टोएफल और आइल्स का। आप उसको देखो और यूनिवर्सिटीज आप फिल्टर करना स्टार्ट करो और उनकी रिक्वायरमेंट्स देखना शुरू करो। लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि सारी यूनिवर्सिटीज की रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट एक जैसी होती हैं। थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है, लेकिन ऑन एन एवरेज सबका सेम ही रहता है। सेम होता है। अब सितंबर मंथ से आप अपना एसओपी जो कि स्टेटमेंट ऑफ पर्पस होता है और अपनी सीवी या रिज्यूमे, इसको आप बनाने स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये दोनों ही सबसे बड़े फैक्टर हैं आपके आपका सिलेक्शन एप्लीकेशन के। एक्सेप्ट होने में या रिजेक्ट होने में। ओके। सो बाय द मंथ ऑफ अक्टूबर आप फिनिश करने की कोशिश करो इन दोनों चीज़ों को और स्टार्ट फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन। सो ऑनलाइन एप्लीकेशन एक यूएस के केस में तो एक सेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन होता है ग्रेजुएट स्कूल में। तो आपको आपका अपना अकाउंट बनाना होता है, आपको बेसिक डिटेल्स जाननी उसमें डालनी पड़ती हैं, आपको अपना बैकग्राउंड डालना पड़ता है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी पड़ती हैं और बहुत सारी वीज़ा के बारे में उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो आप F1 अप्लाई कर दो, अप्लाई नहीं कर दो मतलब फिल आउट कर दो, बाकी चीज़ें तो बाद में होती हैं। और सारी बेसिक्स जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने मांग रखी हैं आप उसको फिल आउट कर दो। और अक्टूबर मुझे लगता है कि एक बहुत सही मंथ है अपने प्रोफेसर से लेटर ऑफ रिकमेंडेशन मांगने का, क्योंकि आप सारी चीज़ें जब फिल्टर आउट कर दोगे तब ऑलरेडी आपका नवंबर आ चुका होगा। अगर इस मंथ में आप अपने प्रोफेसर से रिकमेंडेशन लेटर की बात करोगे तो वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो हो सकता है कि उतना अच्छा रिकमेंडेशन लेटर ना लिख पाएँ या आपको टाइमली प्रोवाइड भी ना कर सकें। तो थोड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच रखो और अक्टूबर से ये सारी चीज़ें स्टार्ट कर दो। एटलीस्ट उनके कानों में ये बात आप डाल दो कि आप इंटरेस्टेड हो अप्लाई करने में, आपको लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए। सो ये बात उन तक पहुंच जाएगी और वो अपने हिसाब से जब भी फ्री होंगे तो आपका एलओआर तैयार कर देंगे। ओके। और जब आप ये ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट कर देते हैं तो उसी में आप जब रिकमेंडेशन लेटर के लिंक पे जाते हैं, तो जब भी आपका मन हो और आप प्रोफेसर से बात कर लो, अगर उन्होंने आपका एलओआर लिख दिया है तो आप उनको लिंक सेंड कर सकते हो। उसमें डायरेक्ट एक ऑप्शन आता है, तो जस्ट उनको सेंड कर दो, उनके पास लिंक जाएगा और वो अपलोड कर देंगे। ओके। अब तक नवंबर का मंथ ऑलरेडी आ चुका होगा। सारी चीज़ों को फाइनलाइज करो, जो भी रिक्वायरमेंट यूनिवर्सिटीज़ की थी, जैसे डाइवर्सिटी स्टेटमेंट, पर्सनल स्टेटमेंट, एसओपी, जो भी चाहिए उसको आप हर एक यूनिवर्सिटी का आप मॉडिफाई करो, क्योंकि एसओपी में हर यूनिवर्सिटी की अलग अलग लिमिट्स होती हैं। कोई 1000 वर्ड्स में मांगते हैं, कोई 1500 वर्ड्स में मांगते हैं, कोई इवन 500 वर्ड्स में मांगते हैं। तो आपको चीज़ें समराइज करनी पड़ेंगी। आपको अपनी पूरी कहानी तो लिखनी ही लिखनी है, प्लस उसको क्रिस्प वे में लिखनी है, क्योंकि वर्ड लिमिट बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आप एक फ्लो में आप लिखोगे तो वर्ड लिमिट बहुत ऊपर चली जाती है। तो आपको समराइज करते हुए सब चीज़ें लिखनी है। और नवंबर के एंड आते आते आप कोशिश करो कि आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर दो, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मोर देन 95 यूनिवर्सिटीज़ का जो डेडलाइन होता है वो 1 दिसंबर होता है। कुछ का 15 दिसंबर भी होता है, कुछ का 1 जनवरी भी होता है, बट वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ है। अब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, तो आप सबसे पहले तो अपने लिए ताली बजाओ, क्योंकि ये बहुत हेक्टिक प्रोसीजर था, आपने इसको पूरा किया। और इसके बाद आप रिलैक्स करो थोड़ा सा। फिर इस मंथ में दिसंबर और जनवरी में होता क्या है कि यूएस में
क्रिसमस वैकेशंस हो जाते हैं, न्यू ईयर वैकेशंस हो जाते हैं, तो उसके बाद जनरली वो लोग अपना रिव्यू प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस का। स्टार्ट। ओके ओके। तो बाय दिस टाइम आप अपने जो भी एकेडमिक्स में फोकस करो, और जब भी आपका इंटरव्यू कॉल आए आप रिलैक्स होकर इंटरव्यू दो। इंटरव्यूज बहुत टेक्निकल नहीं होते हैं, वो सिर्फ आपको जानने की कोशिश करते हैं कि आपका रिसर्च एक्सपीरियंस क्या है। वो आपसे पूछेंगे, आपके कोर्सेज के बारे में पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोर्स सबसे अच्छा कौन सा लगा, उसमें से कोई टॉपिक अगर उनका मन हुआ तो पूछ लेंगे। आपके बारे में मेनली वो जानने की कोशिश करेंगे कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या क्या हैं। कुछ साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस भी समटाइम्स वो पूछ लेते हैं। ओके। अब तो मैंने अपने केस में ये एक्सपीरियंस किया है कि प्रोफेसर्स के साथ साथ उनके कोई भी यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश होता है या इंग्लिश एजुकेशन सेंटर होता है, वहां से भी एक एक रिप्रेजेंटेटिव साथ में बैठता है जो कि आपको इंग्लिश को जज करने की कोशिश करता है। ओके। सो आप बस रिलैक्स होके अपना इंटरव्यू दो, और जस्ट आपको जो भी एक्सपीरियंस है वो सच सच बताओ, और बहुत आराम से सिलेक्शन हो सकता है, मुझे तो लगता है। बेसिकली आपका जो इतना हेक्टिक शेड्यूल होता है, जैसे आईआईटीज में कभी ना कभी कोई लैब है, कोई एग्जाम है, कोई कुछ भी है, तो इस टाइमलाइन ने जो कि आपने फॉलो की है, तो इसने आपको नो डाउट बहुत हेल्प किया है ना। तो यदि और भी स्टूडेंट्स यदि इसको फॉलो करते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट? राइट। ओके। तो आगे बढ़ते हैं कि जैसा कि मैंने बताया कि एसओपी और रिज्यूमे ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। सो एसओ सबसे पहले मैं सीवी की बात करता हूँ। तो सीवी का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है जो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। जैसे सबसे ऊपर आप अपनी एकेडमिक डिटेल्स डालो, क्योंकि यही इसमें आप अपना सीजीपीए, अपना इंस्टीट्यूशन ये सब डालोगे। अगर आपके कोई पब्लिकेशंस हैं तो आप उसको सेकंड नंबर पे पुट कर सकते हो। और इवन अगर आपने कोई रिसर्च का काम किया है जो कि पब्लिश होने वाला है, तो आप उसको इन प्रिपरेशन करके उसका मेंशन जरूर करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। ओके। आपने जिस भी प्रोफेसर के साथ काम किया है उसका उसके साथ आप डिस्कस करो, और उसका टाइटल वगैरह, या आपका अगर कोई पेपर आने वाला है तो उसके जितने भी ऑथर्स हैं, ऑथर्स का सीक्वेंस, वो सारा कुछ फाइनलाइज करके अपने सीवी में ज़रूर मेंशन कर दें, और आगे इन प्रिपरेशन लिख दें। उसके बाद अपना रिसर्च एक्सपीरियंस या रिसर्च प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएं। तो उसमें आप एक हेडिंग डाल दें, उसका ड्यूरेशन डाल दें, और उसके नीचे 3 से 4 पॉइंट में आप उसको समराइज कर दें कि आपने क्या क्या काम किया, उससे क्या क्या रिजल्ट निकले थे। ओके। उसके बाद अपने आप एकेडमिक ऑनर्स बताओ, आप अपने अचीवमेंट्स बताओ। जैसे आप क्लास के टॉपर रहे हो, आपने कोई हैकेथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया हो, कोई कंपटीशन जीता हो, आप किसी ओलंपियाड में गए हो, आपको कोई से भी एकेडमिक ऑनर्स मिले हो, कोई सी भी अचीवमेंट हो, अगर वो लगता है कि रेलेवेंट है तो वो है, तो आप उसको मेंशन जरूर करो, क्योंकि यही मौका है जब आप अपने बारे में यूनिवर्सिटीज को बताओगे। बताओगे, राइट। उस, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस आता है। वर्क एक्सपीरियंस में जनरली जो भी बच्चे चेक वगैरह में क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिलो में टीचिंग करते हैं, तो आप अपना थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर दो। ये हेल्पफुल रहता है आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए। उसके ओके। बाद स्किल सेट और की कोर्सेज, ये सेक्शन मुझे लगता है कि ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्किल सेट में आप जितने भी इंस्ट्रूमेंटेशंस के बारे में जानते हो, कैरेक्टराइजेशन टेक्निक्स के बारे में जानते हो, उसको यहाँ पे लिस्ट आउट करो। और मैंने अपने केस में क्या किया था कि जिन इंस्ट्रूमेंट की हैंडलिंग मैं कर सकता हूँ, जिन इंस्ट्रूमेंट को मैं ऑपरेट कर सकता हूँ, उनका एक अलग से सेक्शन बनाया था, और जिनका मैं केवल डेटा एनालाइज कर सकता हूँ उसका अलग से सेक्शन बनाया अलग से, था। ओके। तो इसमें होता क्या है कि जैसे आप एनएमआर वगैरह है कि ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप खुद ऑपरेट नहीं करते हो, लेकिन आप डेटा जरूर एनालाइज करते हो। लेकिन जो जनरल इंस्ट्रूमेंट्स है, फॉर एग्जांपल यूवी है, पीएल है, आईआर है, तो ये सारी चीजें आपको इंस्ट्रूमेंटेशन आपको पता है, आपको हैंडल करना आता है, तो ये भी थोड़ा सा इम्पैक्ट डालता है एज पर माई एक्सपीरियंस। ओके। फिर आप जिस भी फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, अगर उससे रिलेटेड आपको लगता है कि ये जो मैंने कोर्सेज कर रखे हैं ये हेल्प कर सकते हैं, तो उनका जरूर मेंशन करो। जैसे मैंने ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल ऐसे करके डिवाइड किया था, और सारे जितने भी कोर्सेज थे जो मुझे लगता है रेलेवेंट हो सकते हैं मेरे फील्ड ऑफ स्टडी के लिए, तो मैंने उधर डाल दिए थे। ये दोनों सेक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते पीएचडी के केस में। अंडर ग्रेजुएट या मास्टर्स में कर सकते हैं, आई डोंट नो। लेकिन ये है कि
या दिस शोज दैट आपके अंदर लीडरशिप कैपेबिलिटी है और बहुत कुछ है। सो पोजीशंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कुछ आपने कॉलेजेस वगैरह में अगर पार्टिसिपेट किया तो जरूर मेंशन कर दो, और थोड़ा बहुत अगर डांस, सिंगिंग या स्पोर्ट्स किसी भी चीज में और थोड़ा बहुत भी पार्टिसिपेट किया तो उसको थोड़ा सा मेंशन कर दो लास्ट में। बट इम्पैक्ट ये ऊपर के पॉइंट्स में होना चाहिए, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन करवाएंगी। तो बेसिकली ये है कि जितना भी आपके अंदर है स्किल्स, जो भी चीजें आपके अंदर है और जो आप लोगों को दिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो यूनिवर्सिटीज को, आपको सब कुछ रिज्यूमे में अपने क्रिस्प वे में डाल देना है, राइट? तो सुमित, जहाँ तक मुझे पता है कि आपने अपना जो समर इंटर्नशिप है या प्रोजेक्ट है, आई थिंक आईआईटी कानपुर से किया हुआ है, राइट? तो ये राइट सारी चीजें भी बहुत हेल्पफुल होती हैं और बहुत लाइक इफेक्टिव होती हैं फॉर सिलेक्शंस, राइट है ना? तो आप लोगों को पता ही है कि जैसे हम अपना समर इंटर्नशिप के अभी फॉर्म जैसे भी आ रहे हैं, तो हम साइट पे तो डाल ही रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल पे डाल रहे हैं। तो यदि आपको भी अब्रॉड में जैसे एडमिशन चाहिए है या अपना पीएचडी करना चाहते हैं, तो ये समर इंटर्नशिप है या विंटर इंटर्नशिप, ये बहुत हेल्पफुल होंगी। ओके। सो जैसा कि आपने समर इंटर्नशिप के बारे में बताया, तो मैं उसके बारे में कुछ बता देता हूँ। ओके। सो इंटर्नशिप्स आपकी प्रोफाइल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाने में हेल्प करती हैं। ऐसा मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मेरे कई दोस्तों का जो इनकी मैंने प्रोफाइल देखी है, उनके बेस पे मैं बोल सकता हूँ कि अगर आप अब्रॉड अप्लाई करना चाहते हो पीएचडी के लिए, तो आप जरूर से जरूर इंटर्नशिप करो। सबसे पहले तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग करता है, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस बढ़ाता है, और सबसे बड़ी बात होती है जब आपका सेमेस्टर एंड हो गया बाय द मंथ ऑफ अप्रैल एंड और द फर्स्ट वीक ऑफ मई, और उसके बाद जब वो दोबारा से रिज्यूम होगा जुलाई एंड में, तब उसके बीच में 2.5 महीने में आप करोगे क्या? तो आप घर पे बैठोगे तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो आप किसी इंस्टीट्यूशन में जरूर जाओ, वहाँ पे आपके कनेक्शंस बढ़ेंगे और आपको काम करने का एक्सपीरियंस मिलेगा, नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, और साथ ही साथ आपकी प्रोफाइल भी स्ट्रांग हो जाएगी। अच्छा, चूंकि समर में ऐसा देखा गया कि कई सारी जो इंस्टीट्यूट होते हैं वहाँ पे नंबर ऑफ समर इंटर्न्स बहुत ज़्यादा पहुँचते हैं, तो जो पेपर वर्क होता है वो जो इंटेंसिवली काम होता है समर में, तो अगर आप उसमें थोड़ा सा भी पार्टिसिपेट या कंट्रीब्यूट करते हो तो आपके चांसेस है कि आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो सकता है। भले वो इमीडिएटली ना हो, बट हाँ, वो आगे कभी हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट आपने आपके पास कंट्रीब्यूट किया है। रिसर्च एक्सपीरियंस रहेगा और जो भी उस पेपर पे काम कर रहा है, तो आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से पता चलेंगी, राइट? राइट। और अगर आप किसी ऑफिशियल चैनल के थ्रू जाते हो, फॉर एग्जांपल सर्च है आईआईटी कानपुर का, या अलग अलग आईटीज के अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं, तो आपको स्टाइपेंड भी वगैरह भी मिलता है और आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है। और तो इंटर्न अच्छा, एक चीज मैंने और ऑब्जर्व की है कुछ अपने फ्रेंड्स के केसेस में, कि वो लोग अगर वो इंस्टीट्यूट नहीं जा सकते हैं तो एक रीडिंग प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं। तो उसके लिए आप किसी भी प्रोफेसर जिसके साथ आप काम करना चाहते हो उनको ईमेल करो, उनको जस्ट बोलो कि मैं आपके साथ एक रीडिंग रिसर्च प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ, जिसमें आप बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ते हो, उनको आप समझते हो और आप एक रिव्यू आर्टिकल लिखने में हेल्प करते हो। ओके। तो इसका भी सर्टिफिकेट जब वो प्रोफेसर आपको देते हैं तो ये भी काउंट होता है। सो आप कुछ भी करो लेकिन आप रिसर्च के फील्ड से कनेक्टेड रहो एटलीस्ट, तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा और आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग बनती जाएगी। हाँ, और बेसिकली आपको अपने समर्स या विंटर्स को वेस्ट नहीं करना है, अपनी जो भी टाइम है वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना है रिसर्च के फील्ड में, वो कैसे भी हो, राइट? राइट। ओके। सो आपको मैं एसओपी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। एसओपी के केस में मैंने क्या किया था, मैंने करीब 2500 वर्ड का एक बड़ा सा वर्ड फाइल बनाया था, जिसमें मैंने अपनी पूरी जिंदगी के सारे एक्सपीरियंस डाल दिए थे, जो भी रिसर्च या जो भी मुझे लगता था रेलेवेंट होंगे एप्लीकेशंस के लिए। उसके बाद जिस यूनिवर्सिटी की जैसी जैसी रिक्वायरमेंट थी उससे मैंने थोड़ा सा कट किया, उसको फ्रेम किया, कट किया, फ्रेम किया, ऐसे कर करके जिसको 500 वर्ड में चाहिए था उसको दिया, जिसको 1000 वर्ड में चाहिए था उसको दिया, जिसको 1500 में चाहिए था उसको दिया। ऐसा कर करके अपना एक बड़ा सा डॉक्यूमेंट बना लो, उसमें आप सारा एक स्टोरी के फॉर्म में लिख लो कि आप कैसे रिसर्च के प्रति इंटरेस्टेड हुए, कौन कौन सी रिसर्च ने आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च करने के लिए
मोटिवेट किया, और आपके क्या क्या एक्सपीरियंस है, आपके क्या क्या फेलियर हैं, उनको भी आप मेंशन कर सकते हो कि इस चीज से मैंने ये देखा और हम्म, मैंने ये सबक लिया और मुझे इस रिसर्च करने का थोड़ा सा मोटिवेशन मिला। आप अपना आप अपनी प्रशंसा भी कर सकते हो। जैसे आपका सीजीपी अगर बहुत ज्यादा है तो आप बता सकते हो कि यू हैव बीन एकेडमिकली ब्राइट स्टूडेंट थ्रू हम्म, आउट योर एकेडमिक करियर। तो मुझे एक सबसे बढ़िया पॉइंट ये लगता है कि जब आप ओपन करो अपना एसओपी तो एक स्टोरी जरूर डालो जो कि डेली लाइफ से जुड़ी होनी चाहिए, ओके। जिससे कि आप कनेक्ट कर सकते हो कि आप जिस फील्ड में रिसर्च करने जा रहे हो वो कोई बाहर से टॉपिक नहीं आया है, वो हम्म, यहीं पे है, बस जिसका ऑब्जर्वेशन नहीं हुआ है, लेकिन आप उस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हो, तो एक स्टोरी के फॉर्म में डाल लो। ओके, ओके, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और काम की बात है। आई थिंक मेरे लिए भी ये हेल्पफुल हो सकती है। तो सुमित, आप और क्या एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को कि क्या चीज़ें करनी चाहिए, या इंटरव्यूज़ के टाइम पे क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो रेडी करके रखनी चाहिए? तो इस टाइप से कुछ आप ओके, बता पाएँगे? तो अगर मैं एडवाइस की बात करूं तो सबसे बड़ी एडवाइस होगी फी वेवियर की। हुँ, क्योंकि होता क्या है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज क्या करती हैं, उनका कोई ना कोई एक प्रोग्राम चल रहा होता है, कोई एक सेशन होगा जिसमें ओके। वो अपनी यूनिवर्सिटीज के बारे में बताएंगे। हुँ, हुँ, तो आपको बस हर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके चेक करना है कि इनका ये सेशन कब है। हुँ, अगर हुँ, आपने जस्ट वो सेशन ज्वाइन भी किया है ना, तो आपका वो फीस माफ कर देते हैं एप्लीकेशन का। और फीस एक यूनिवर्सिटी की अराउंड 8,000 रुपीज होती है। ओके, अगर मैं डॉलर्स की बात करूं तो वो $75 से लेके $155 तक वेरी करती है। तो ये ओके, बहुत बड़ी फीस है। अगर आपको रिलैक्स मिल जा रहा है इस फीस से तो डेफिनेटली, अगर आपके 1 घंटा देने से इतना बड़ा रिलैक्स मिल जा रहा है आपको हाँ, हाँ, पैसे के, तो डेफिनेटली आपको ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया, जो ग्रेजुएट कोऑर्डिनेटर्स की ईमेल होती हैं हुँ, वो हुँ, इस मोमेंट पे काम आएंगी। आप उनको एक ईमेल लिखो कि आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, बट आप एकेडमिकली बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो, आप परस्यू करना चाहते हो अपनी पीएचडी डिग्री आपकी यूनिवर्सिटी से। हुँ, सो हुँ, अगर वो बाई एनी चांस आपको फी वेवर प्रदान कर सकें तो आपको एक रिक्वेस्ट जरूर जाननी चाहिए उस ईमेल पे। तो ओके। वो जो एक्सेल शीट में आपने ईमेल बनाई थी वो यहाँ पे काम आ जाएगी। हुँ, हुँ, और सेकंड बेस्ट एडवाइस ये रहेगी कि ये जितना भी प्रोसेस है इसको थोड़ा पहले से स्टार्ट करना, हुँ, ताकि अगर कोई सा भी बीच में भी कोई सी भी प्रॉब्लम भी आती है ना, तो आपके पास ये ना हो कि एप्लीकेशन डेडलाइन बहुत पास आ गई, अब अपना एप्लीकेशन जल्दी जल्दी फिनिश करते हैं तो उससे आपकी क्वालिटी गिर जाती है एसओपी की। ओके। सो आप प्रोसेस को अर्ली स्टार्ट करो तो हुँ। आप बहुत बेनिफिट में रहोगे। जैसे कि आपने टाइमलाइन शेयर की, यदि उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग काम करते हैं तो नो डाउट किसी कोई भी ऐसे हरी नहीं होगी और आराम से आप अपना फॉर्म वगैरह का काम कर सकते हैं, राइट? राइट। और स्पेशल अटेंशन मुझे लगता है कि एसओपी और रिज्यूमे को बहुत ज़्यादा देना चाहिए, क्योंकि यही दोनों इंटेंसिवली रिव्यू होगा और यही डिसाइड करेगा कि आपका सिलेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हुँ, और एक ब्रेना लैम करके एक प्रोफाइल आपको मिलेगी लिंक्डइन पे, आप अगर विजिट करोगे तो हुँ, अगर आप उनकी प्रोफाइल में जाओगे तो वहाँ पे एक डीमिस्टिफाइंग द पीएचडी प्रोसेस करके एक उनकी 42 पेजेस की एक शीट टाइप की है, एक ओके, बुक कह सकते हो आप इसको। तो उसको आप एक बार जरूर पढ़ लेना लाइन टू लाइन। ओके, जो डाउट आपको इस वीडियो से क्लियर नहीं होंगे ना, वो उस पर्टिकुलर 42 पेजेस की नोटबुक पढ़ के आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको ज़रूर। ईमेल्स कैसे लिखना है वो सब पता चल जाएगा। ओके, ओके। अच्छा, उसके बाद ये आता है कि जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है वो टाइम पे अपने प्रोफेसर से बात कर लेना, हाँ, हाँ। क्योंकि अगर इसमें लेट हुआ तो हो सकता है कि वो अपलोड ही ना करें। अगर उन्होंने अपलोड नहीं किया तो आपका एप्लीकेशन रिव्यू ही नहीं होगा। सो ओके। ये आपके हाथ में नहीं होता, ये आपके प्रोफेसर्स के हाथ में होता है। तो उनको टाइमली रिमाइंड करते रहो, उनको बताते रहो कि इस यूनिवर्सिटी का आपने सबमिट किया है और आप एलओआर सबमिट कर दो। हुँ, ये सब होता है। ओके। और अगर आप टॉयफल दे रहे हो तो आप डेफिनेटली एम करो कि आपका 100+ स्कोर आए। और मतलब 100+ इज सपोज टू बी वेरी गुड, बिकॉज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज का जो कट ऑफ होता है वो ऑलमोस्ट 100 होता है, कुछ का 95 भी होता है, कुछ का 90 भी होता है। ओके। लेकिन आप एम करो कि 100+ ही लाओ। हुँ, और आइल्स अगर आप दे रहे हो तो 7 या 7+ होना हाँ। ही चाहिए, हुँ, 7 तो एटलीस्ट होना चाहिए।
अदरवाइज आपका 6.5 है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इवन इफ आपकी अगर रिसर्च प्रोफाइल बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी है तो, क्योंकि ओके। आपका इंग्लिश में दिक्कत है तो आप वहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पाओगे। हम्म। और ये जैसे कि मैंने बताया कि प्रोसेस बहुत ज़्यादा हेक्टिक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और जब भी आपके इंटरव्यू हो आप कॉन्फिडेंटली लो, जैसे कि अ, बताया कि वो बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं होता, आपसे कॉन्सेप्ट नहीं पूछेंगे कि इस कॉन्सेप्ट में ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ नहीं होता। आप हम्म। सिंपली वो आपको जानने की कोशिश करते हैं, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस जानने की कोशिश करते हैं। आप उसको कॉन्फिडेंटली बताओ, आपकी इंग्लिश में कोई फ्लॉ नहीं होना चाहिए। आप जस्ट जैसा आप नॉर्मली बोलते हो आराम से बोलो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हम्म। आराम से इंटरव्यू हो जाएगा और इसके बाद होप फॉर द बेस्ट। ओके। तो सुमित आपने बहुत अच्छे से बताया। अभी मैं जस्ट लास्ट क्वेश्चन शायद मेरा रहेगा कि ये सारी चीजें तो आपने बता दी कि क्या करना चाहिए, क्या कैसे होना चाहिए, आपने एडवाइसेस भी बता दी, रिज्यूमे कैसे बनाना है, सीवी कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, एसओपी कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, ये सारी चीजें बता दी और आई होप सबको समझ में आई हैं और बहुत बेनिफिशियल होंगी सबके लिए। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये तो पता होता है कि क्या क्या करना है, लेकिन क्या नहीं करना है ये यदि पता चल जाए तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ओके, तो क्या नहीं करना है वो मैं समझता हूँ कि इसी स्लाइड से उनको आंसर मिल सकता है। जैसे मैं बताया कि फी वेवर को जरूर अप्लाई करना चाहिए। ओके। अगर आपका हो सकता है तो जरूर अप्लाई करो। मैंने क्या देखा है कि कई बच्चे डायरेक्टली इस चीज पे रिसर्च नहीं करते हैं, वो डायरेक्टली जितनी भी फी होती है वो पे कर देते हैं। हम्म। तो आपको ये नहीं करना है। इफ पॉसिबल आपका फी वेवर ग्रांट हो जाएगा। मेरे साथ क्या हुआ था कि मैंने जब अप्लाई किया था तो उस यूनिवर्सिटी ने, एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी थी, उसने बोला था कि वी कैन नॉट ग्रांट यू फी वेवर। लेकिन मैंने कुछ 3-4 महीने वेट किया। जब मैं उस यूनिवर्सिटी का फाइनल एप्लीकेशन सबमिट कर रहा था, उससे 1-2 दिन पहले मेरे पास मेल आया कि आपका ग्रांट हो गया है। तो ओके। ये है कि आपके लक के ऊपर है। अगर आप मेल सबको करके रखो। अगर आपको मिल जाता है अच्छी बात है, नहीं मिलता, अगर आप वहाँ अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर दो, नहीं करना चाहते नहीं करो। ओके। तो ये होता है। दूसरा बात है कि आपके ऊपर थर्ड सेमेस्टर में लोड बहुत ज़्यादा होता है अपने प्रोजेक्ट्स का। तो हो सकता है कि आप इस एप्लीकेशन प्रोसेसर से थोड़ा-सा डाइवर्ट हो जाओ। लेकिन ये है कि अगर आप अपना एसओपी अच्छे से बना रहे हो, अपना रिज़्यूमे अच्छे से बना रहे हो, टाइमली एक जो कि मैंने टाइमलाइन बताया, उसके हिसाब से चल रहे हो, तो आपका सबसे पहली चीज़ तो आपका दिमाग बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहेगा, आपके ऊपर प्रेशर नहीं आएगा एप्लीकेशन का, और सारी चीज़ें स्मूथली हो जाएँगी। तो बस प्रोसेस को थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर लेना। जब भी आपका माइंड रिलैक्स हो, आराम से टोफेलाइज दे दो। और बस मेरे हिसाब से तो यही है। बाकी कोई बहुत ज़्यादा भी हेक्टिक नहीं होता है। अगर आप 1-1.5 घंटा भी लगा रहे हो दिन का, वो भी सिर्फ 15-20 दिन के लिए, तो मुझे लगता है सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। आपको एक बेस्ट एडवाइस मैं इसके बाद जरूर दे सकता हूँ कि जैसे हम में से कईयों की प्रोफाइल कुछ इस तरीके की होती है जिसमें थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल ये जो दाग लगे हुए हैं इस बनाना में, या आपका सीजीपीए कम हो सकता है, या आपका रिसर्च एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, या कुछ भी हो सकता है जो कि आपको लगता है कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है। ओके। और हम उस चीज़ से अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम कहीं भी अपनी प्रोफाइल को बताते हैं तो वो इस तरीके के दिखाते हैं, जो कि और ज़्यादा खराब है। लेकिन मेरे हिसाब से आपका अप्रोच क्या होना चाहिए कि आपकी जो भी प्रोफाइल है उसको आप इस तरीके से बताओ कि वो इस तरीके के लगे, ओके। कि आपके जितने भी फ्लॉज है ना उनका रीजन जस्टिफाई करके आप अपना एक्सप्लेनेशन दे दो उस चीज का, कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई कुडंट परफॉर्म वेल इन माय एकेडमिक्स और मेरा थोड़ा सा सीजीपीए कम रह गया। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे लेते हो, आप फ्रेमिंग सेंटेंस की बहुत अच्छी कर लेते हो, तो आप अपनी प्रोफाइल अच्छी दिखा पाओगे और जो कि आपका एक रीजन बनेगा आपके सिलेक्शन का। ओके। और इसके साथ साथ तो इससे कॉन्फिडेंस भी आपको एंड भी आएगा। राइट। और सबसे बड़ा फैक्टर जो मुझे लगता है ये इसमें लक भी होता है, कि बिल्कुल। कई बार मैंने देखा है कि आपका रिसर्च प्रोफाइल भी स्ट्रांग होता है और आपका टोफेल का भी सब कुछ सही होता है, बट होता है कि आपको जिस यूनिवर्सिटी से एक्सेप्टेंस चाहिए उससे नहीं आता है। सो या लक इज अ फैक्टर, बट अगर आप सब सारी चीजें बहुत अच्छे से करते हो तो आपको जिस यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन चाहिए वहाँ बहुत आराम से मिल सकता है। So yes, this is the, I think, compilation of this video.
तो सुमित ने तो जैसे बहुत अच्छे से बताया है कि आपको सारी चीज़ें कैसे करनी है, टाइमलाइन आपको कैसे सेट करनी है, आपको अपना एसओपी वगैरह कैसे बनाना है। तो यस, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। सो थैंक यू सो मच सुमित। एंड यदि इसके बाद भी कोई क्वेरी होती है तो आपसे ज़रूर हम जुड़ेंगे। सो या थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।